आज सुबह मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि मैं उसको बिना एक्सप्रेस किए रोक नहीं सका। मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा, मैंने दुनिया का सबसे अच्छा पराठा अगर कभी खाया है तो आज सुबह खाया है। फिर वो बोलने लगी, अरे नहीं भैया नहीं। मैंने कहा, अम्मा सही बता रहा हूँ, जितने लोगों ने भी आज तक मेरे लिए पराठा बनाया है उन सबसे अच्छा पराठा ये है। 10 बज गए थे, मुझे सेंटर जाना था, 10 बजे मुझे अंगूठा लगाना होता है, लेकिन मैं लेट करके एक पराठा और खाया मैंने। इतने पतले पतले पराठे बनाए थे अम्मा ने, और उसके अंदर में आलू भी भरे हुए थे। यूजुअली जो आलू के पराठे होते हैं मोटे होते हो जाते हैं, या तो आटा मोटा हो जाता है, तो आलू के पराठे यूजुअली या तो आलू ज्यादा हो जाता है या तो आटा। बट यूजुअली लोग मानते हैं कि आलू ज्यादा हो तो पराठा अच्छा होता है, बट इसमें पतले पतले पराठे, इसके अंदर आलू भी महसूस हो रहा है। और अम्मा ये खाली मेरे लिए कर सकती है। उसके पीछे खास वजह है। एक तो वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। शी लव्स टू कुक एंड शी लव्स टू लर्न टू कुक। एटलीस्ट वो चीजें जो उनको पसंद है खुद। इसके पीछे एक और कहानी है कि मुझे क्यों इतना अच्छा लगा। कल हम लोग गए थे एक पार्टी में, आप लोग जानते ही हैं जो नाटक हुआ है पार्टी में। नाटक मतलब वैसे तो नहीं लगेगा, जब अमीर लोग पार्टी में जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि वो लोग कर्स्ड हैं। कर्स्ड मतलब समझते हैं, श्रापित, जैसे वो एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ में। खुश होना और प्लेजरेबल होना लाइफ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। खुश वही आदमी हो सकता है जिसकी लाइफ में से डिमांड खत्म हो गई हो, और जो आदमी प्लेजर खोज रहा है हर चीज में, वो धीमे धीमे खुशी से बहुत दूर चला जाता है। तो मुझे लगता है कल जो पार्टी में हुआ, कल ऑर्डर किया शाही पनीर, नॉर्थन कुरमा, दाल मखनी और पता नहीं क्या क्या चीजें, आलू, स्टफ्ड आलू और इस तरह की चीजें। तो बेचारा वेटर कभी ला रहा है, कभी किसी में डांट खा रहा है, कभी किसी में डांट खा रहा है, ये खराब लाए हो तुम, ये कच्चा लाए हो तुम, ये खराब लाए हो। फिर बाद में उनकी खूब बुराई, फिर उसको डांट पड़ी, फिर एक चीज वापस कर दिया गया। हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे थे कि मैंने कहा बेचारे गरीब लोग हैं, वैसे ही काम करते हैं, तो 3-4 हजार रुपए महीने के लिए, हम लोग उसमें डांटे तो और खराब लगता है उसमें। तो इसलिए बोलते अरे ऐसे कैसे, ये भी कोई प्रोफेशनलिज्म होता है? होटल ऐसे चलता है? अच्छा नहीं था ये होटल, ये नहीं था, वो नहीं था। सो ढेर सारी कंप्लेन्स। बट हमने देखा था कुछ चीजें तो अच्छी थी से, हमने जो पेट भर के खा लिया, एंजॉय कर लिया। बट उसके बाद जब मैं सुबह उस पराठे को खाया तो मैंने रिम्पी से मैंने कहा ये चीज कि रिम्पी, आज दुनिया का सबसे अच्छा पराठा मैंने खाया। रिम्पी बोलती, मैंने भी अम्मा को तारीफ की थी। अम्मा क्यों ऐसा पराठा बना पाती है हमारे लिए? एक तो मोहब्बत करती है हम लोगों से, वो बहुत केयर करती हैं, प्यार करती हैं। जब तक आप किसी से प्यार नहीं करते, उसके लिए आप मन से खाना नहीं बना सकते। किसी भी कुक को 2 झापड़ मार के बोलिए, जा आज अच्छा खाना बना के लेकर आ। उस जैसे ऑरेकल बोलती है, कुकीज ऑल्सो नीड्स लव। प्यार खाली वो गले मिलना नहीं है, प्यार एक बहुत हाइटेंड स्टेट है माइंड का। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार बोलते थे, जिस चीज में हेट्रेड हो सकती है वो प्यार नहीं है। प्यार कुछ अलग चीज है। प्यार में हेट्रेड होता ही नहीं है। जिसको आप प्यार करते हैं उसको आप कभी हेट नहीं कर सकते, और अगर कभी हेट्रेड आ गई, इसका मतलब जान जाइए, थैंक यू बोले अपने आप को, ये जानने के लिए कि मैं किसी प्यार के भ्रम में था, प्यार में नहीं था। एक बड़ा इंटेलिजेंस सा लगता हुआ सवाल उठा है कल के वीडियो से। एक भैया ने पूछा है, जिन्होंने कल वीडियो मैंने डेडिकेट किया था ना भैया को, तो उन्होंने लिखा है कि कल की आपने वीडियो मुझे डेडिकेट की, तो उसके लिए थैंक यू हूं। और हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया ऑब्जर्व के बारे में। फिर सवाल उन्होंने भेजा है कि हम अपने थॉट्स को रिफाइन क्यों करें। थॉट्स को रिफाइन क्यों करें? वाई रिफाइन थॉट्स? हम अपने विचारों को सुंदर क्यों बनाएं? कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं ये, क्योंकि इनका जो सवाल है कृष्णमूर्ति की किताबों से निकल के आया है, लाइफ से नहीं निकल के आया है। ये सवाल मेरा, आपका या अनिल का नहीं था। अभी भी इस सवाल को पढ़ने के बाद भी ये सवाल मेरा नहीं है, क्योंकि सवाल कब आता है पता है? प्रॉब्लम तब आती है, प्रॉब्लम आपके अंदर से निकल के आती है, आपकी कंफ्यूजन होती है, हमारी कंफ्यूजन नहीं है।
मुझे या अनिल को या तो आपको इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है कि मुझे, या तो एटलीस्ट मुझे अपने बारे में कह सकता हूं कि थॉट्स को रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। भैया कह रहे हैं वाई, क्यों रिफाइन करें थॉट्स को? इज नॉट थॉट्स अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग? क्या थॉट्स भी एक तरह की कंडीशनिंग नहीं है? कंडीशनिंग समझते हैं? कंडीशनिंग मतलब ऐसी कोई चीज जिस चीज से हमारा माइंड बंधा होता है। जैसे हिंदुइज्म कंडीशनिंग है, बीजेपी इज अ कंडीशनिंग, ब्राह्मणिज्म इज अ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग, हर तरह के थॉट्स कंडीशनिंग होती है, हर तरह की थॉट्स। एनीवेज, फिर उन्होंने कहा है मीन्स ऑर्डरिंग आवर थॉट्स इन आवर कॉन्शियसनेस विच इज मिक्सचर ऑफ बैड एंड गुड। सो वाई वी आर जगलिंग दीज गुड एंड बैड थॉट्स टू कम इन ऑर्डर? हम क्यों कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विचार, कल जैसे हमने डिस्कस किया था ना, ये बोल रहे हैं कि आपके थॉट्स अगर सही नहीं हुए, प्योर नहीं हुए, तो आपकी एफिनिटीज ठीक नहीं कर पाएंगे। आप मरने के बाद या जिंदा रहते समय भी आप किस तरह की सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। कल जो भी हुआ, एक अच्छा खासा भोजन हमारे सामने था, तो जो था उसको एंजॉय करने के बजाय जो नहीं था उसके लिए हम क्यों रो रहे थे, क्यों लड़ाई कर रहे थे? क्या हम अपनी लड़ाई से उस होटल को ठीक करना चाहते थे, रेस्टोरेंट को ठीक करना चाहते थे? नहीं, हम उस सिचुएशन के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। मैंने देखा वहां पर कुछ लोग थे जो पूरी तरह से पसंद नहीं कर रहे थे खाने को, ऑर्डर को, सर्विस को। कुछ लोग थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हम लोग, जो मिल जाए वही खा लो। श्रीश भी बेचारे उसी में से थे, जो मिल जाए खा लो। आलू के चिप्स खा लिए बेचारे ने, मिर्ची थी उसमें सूप में तो नहीं खाया। हम लोग अपना आराम से जो था। और कुछ बीच के लोग थे जो न्यूट्रल थे। न्यूट्रल मतलब ठीक है, खा लो, फिर कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन भी कर लो। हाँ, तो लेकिन जो बीच वाले न्यूट्रल वाले लोग थे, वो लोग भी धीमे धीमे मेजॉरिटी की तरफ से बोलना शुरू कर दिया, होटल ऐसा क्यों है, इसमें ये सर्विस क्यों अच्छी नहीं थी। फिर एक ने कहा कि और दाल में भी नमक ज्यादा थी। क्वेश्चन ये नहीं है कि थॉट्स क्या है। कंडीशनिंग बड़ी खास चीज है, इसको समझना पड़ेगा। और जिन भैया ने ये सवाल डाला है उनसे और मैं सबसे कहना चाहूंगा, जिस समय ये मालूम पड़ जाता है ना कि मेरे थॉट्स कंडीशनिंग है, उसी समय वो कंडीशनिंग टूट जाती है। दुनिया की कोई भी कंडीशनिंग आपको तभी तक बांध सकती है, दुनिया के कोई भी थॉट्स आपको तभी तक बांध सकती है जब तक आपको ये पता नहीं है कि वो कंडीशनिंग है, वो बंधन है। जैसे मालूम पड़ता है कोई चीज कंडीशनिंग है, तुरंत गिर जाती है। मेरी जान पहचान में बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह से, जैसे मतलब आज से 20 साल पहले जैसे मैं सोचता था वैसे आज भी सोचते हैं। राम जी उसी का नतीजा है। मैं 20 साल पहले सोचता था शादी के टाइम में दहेज वहेज कोई भाई हमारे नहीं है, हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं दहेज वहेज। लेकिन मन ही मन में ये जरूर कैलकुलेशन होता था कि अच्छा कितना मिल रहा है दहेज मेरे ऊपर क्या रेट चल रहा है आजकल। वही माँ बाप बात करते थे, भाई MBBS का रेट ये चल रहा है, MD का रेट ये चल रहा है, तो कितने लाख चल रहे हैं। तो स्कूल में तो नंबर इकट्ठा कर नहीं पाए डॉक्टर साहब, कम से कम दहेज में ही नंबर इकट्ठे कर लें। लेकिन उस कंडीशनिंग का अब वो मेरे से दूर है, बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा उस बंधन का रिजल्ट क्या था, और मैंने कुछ किया नहीं, स्ट्रगल नहीं किया कि दहेज बुरी चीज है, अब नहीं करूंगा, अरे आ रहा है दहेज, नहीं करूंगा, हाँ, ऐसा कुछ भी, कोई स्ट्रगल नहीं होता कंडीशनिंग के साथ। द मोमेंट कंडीशनिंग इज सीन, जैसे आपको मालूम पड़ जाता है इस चाय में मक्खी गिरी है, आप सोचते नहीं कि कैसे सर ऐसा कर सकता हूं कि इस मक्खी को निचोड़ दूं, उसके बाद चाय पी लूं। सर वो साफ सुथरी मक्खी थी सर, वो गोबर के ऊपर से नहीं आई थी, वो तो फूल के ऊपर से आई थी, शायद भंवरा रहा हो ना। ये सब नहीं चलता है। द मोमेंट यू सी समथिंग एज डर्टी, समथिंग एज मिस्चीवियस, समथिंग डेंजरस, यू आर नो मोर, यू आर फ्री फ्रॉम इट। तो जिन थॉट्स के बारे में बात हो रही है, भैया कह रहे हैं कि क्या हमारा माइंड के थॉट्स गुड और बैड थॉट्स के मिक्सचर नहीं है?
कौन से गुड और बैड थॉट्स? क्या हमको पता है कि हमारे मन में कौन से थॉट्स चल रहे हैं इस समय? जैसे मेरे मन में थॉट चल रहा है कि मेरा बच्चा इस समय अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करे, या मेरा बच्चा स्कूल में टॉप कर जाए। ये गुड थॉट है या बैड थॉट है? आम तौर पे लगेगा गुड थॉट है, लेकिन इसमें एक बहुत बुरी चीज भी है। बुरी चीज ये है कि मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती कराना चाहता हूं, अभी सारा का सारा कर ले, तुम उठो करेंगे यहां से बिना होमवर्क किए। इसमें बैड है कि नहीं? किसी को जबरदस्ती करना बैड है। तो कोई भी थॉट अपने आप में गुड या बैड नहीं होता, वो किस तरह से चल रहा है, उस थॉट से आपका डायरेक्शन कहां है, आप किस दिशा में बढ़ रहे हो। कल जब हो गई पार्टी, उसके बाद हम लोग वापस आए, यहां पर नीचे एक तरह से हमको सॉरी बोलने का तो मन नहीं हुआ। क्यों हम सॉरी बोले? भाई पार्टी हुई, अच्छी पार्टी, हमने पैसे रुपए दिए। लेकिन उधर से भैया लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, हम कंप्लेन नहीं करेंगे। मैंने कहा हाँ चलो कोई बात नहीं। फिर हमने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, ऐसा है ना, गरीब आदमी है हम लोग तो बहुत कम जाते हैं वैसे भी रेस्टोरेंट में, और जब भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि खाना कैसा है, उसके बाद 2-3 पेट चीजें होती है हमारी, वही खाते हैं जो वहां पर रेगुलर बनता है। वही कुछ अकल्ट चीजें डिसाइड नहीं करते हैं कि वो ये खाना है, जो चीज बनाने में मुश्किल है, खाने में मुश्किल है, जो आदमी रोज बना रहा है वही खा लेते हैं। जैसे वो क्या नाम है उसके यहाँ, आपके जो टिक्की बनाता है, कन्हैया लाल के यहाँ टिक्की खाओ, सिंपल सी चीज है। मिठाई वाले के यहाँ से लड्डू खाओ, सिंपल सी चीज है। जो चीज जहाँ का फेमस है चुपचाप खा लो, फ्रेश रहती है। तो एक सज्जन बोलते हैं सबके सब साधु थोड़ी हो जाते हैं, सबके सब सन्यासी थोड़ी हो जाते हैं। अब ये गुड थॉट है कि बैड थॉट है? इट्स अ डेंजरस थॉट, इट्स अ वेरी डेंजरस थॉट। फिर कह रहे हैं भैया कि हम क्यों अपने थॉट्स की जगलिंग करें। जगलिंग समझते हैं? रिफाइनमेंट, मुझे लगता है रिफाइनमेंट वर्ड से कुछ कंफ्यूजन पैदा हुई है। गौतम बुद्ध बोल रहे हैं जब तक आप अपने थॉट्स को रिफाइन नहीं करेंगे तब तक आपको अपने इस जन्म में या अगले जन्म में कुछ चांस नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ बड़ा काम कर सको या फेवरेबल लाइफ चूज कर सको। रिफाइनमेंट तकरीबन वैसा ही है। अब मतलब जो भैया समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं फिलहाल। रिफाइन बहुत बहुत गहरी चीज है। मान लीजिए मैंने चाय बनाया, आपको बड़ा अच्छा लगा चाय, या मैंने कोई खाना बनाया आपको बड़ा अच्छा लगा, बोलो सर आपने कैसे बनाया? मैंने बता दिया आपको रेसिपी। आप बनाते हो खराब बनता है, फिर दोबारा बनाते हो ठीक बन जाता है, फिर उसको दोबारा बनाते हो खराब, चौबारा खराब, तीसरी बार खराब, बार बार खराब बनता है। तो क्या आप उसको ठीक कर सकते हो अगर आप अच्छा खाना नहीं बनाते तो? यू नो व्हाट इज कुकिंग? कुकिंग इज एक ऐसी आर्ट है कुकिंग जिसको आप कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल में सीखते हो। कुकिंग एक आध बात की नहीं आती। आटा सान के देखो 2-4 बार में, चावल बना के देखो, और अगर आपने छोड़ दिया 10-5 साल खाना नहीं बनाया तो फिर से उसको रिवाइव करना पड़ता है आपको। खाने के साथ एक रिलेशनशिप होता है, पानी के साथ एक इंट्यूशन आ जाता है कि दाल में कितना पानी होना चाहिए, चावल कितना होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना सीखो, तो ये नहीं है कि एकदम सही सही मात्रा में बुक पढ़ते रहो, एक 10 ग्राम 5 ग्राम चीनी शक्कर मिलाओ तो तुम्हारा परफेक्ट खाना बन जाएगा। नहीं होता वो। किताब से पढ़ा हुआ कुकिंग नहीं होती। ऐसे ही सोच समझ के अपने थॉट्स को ऑल्टर करने की कोशिश करना इज नॉट ऑल्टरेशन ऑफ थॉट्स, इज नॉट रिफाइनमेंट ऑफ थॉट, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ थॉट। अच्छा मुझे इससे घृणा है, नहीं आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। ये नहीं होता। लोग करते हैं राम 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 करते रहते हैं, गुस्सा आ रहा है फिर भी राम राम करते हैं। सोर्स कहां है? क्यों हेटेड आ रहा है? मैं क्यों इस बंदे को हेट करता हूं? मेरे अंदर हेट का सोर्स क्या है? हेट है क्या? बहुत गहरे से कृष्णमूर्ति यही करते थे। मैं फंस गया हूं यार। बहुत दिनों बाद मुझे एक ऐसी किताब खरीदनी पड़ेगी जिसका मैं किंडल बुक नहीं खरीदता हूं, आपको मालूम है ना, क्योंकि उसमें तो हाथ में रहती नहीं कोई चीज। फोन कभी भी खत्म तो किंडल खत्म, बट ऐसा नहीं है। किंडल में तो आप दूसरे गैजेट में भी। कृष्णमूर्ति की जो बुक नहीं है वो वाली
मेरी लिटल्स वाली, अरे मेरी जिम्बलिस्ट वाली, आपने शायद पढ़ा भी हो। वो कह रही थी उनके बारे में, वही चीज कह रही थी जो किसी और ने रमण महर्षि के बारे में कहा था। बोलती जब मैं कृष्णमूर्ति से देखती थी तो ऐसा लगता था कृष्णमूर्ति कहीं दूर देख रहे हैं। शुरू में तो मुझे लगता था कृष्णमूर्ति की आंखों में कैटरैक्ट है। पता है उनकी आंखें कैसी होती थी? ऐसे जैसे आपको देख रहे हैं लेकिन आपको नहीं देख रहे हैं, आपकी पूरे बॉडी को देख रहे हैं। आमतौर पर हम जब किसी को देखते हैं ना तो उसकी आंखें देखते हैं, कपड़े ऊपर देखते हैं, तो आदमी जब आंखों से कपड़े पर आता है तो हमको मालूम पड़ता है कि अच्छा इसकी नजरें मुझसे कहीं हिल डुल रही हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति देखते थे ना तो पूरी बॉडी को देखते थे, पता ही नहीं चलता था कहां देखते थे। ऐसा कभी कभी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जब आप कहीं देखें दूर। इट इज वन ऑफ द मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ऑल्सो, जिसमें कि आप स्पेस को देखने की कोशिश करें, वही जहां पर भी स्पेस दिखाई दे, दो पत्तों के बीच में, दरवाजों के बीच में, खिड़की के बीच में, जहां पर भी स्पेस दिखाई दे, जब आप देखते हैं तो आपकी आंखें, पुतलियां डायलेट हो जाती हैं। तो कृष्णमूर्ति कुछ और देखते थे, वो अपने थॉट्स को मैनिपुलेट नहीं करते थे, वो अपने थॉट्स को देखते थे ठीक वैसे ही जैसे आप देखते हैं मौसम को। आप बैठे हैं, देख रहे हैं, मौसम ठंडा हो गया तो आप कमरे में चले जाते हैं, रजाई उड़ाते हैं। पसीना आ रहा है तो आप जान जाते हैं ठीक है यार अब गर्मी आ गई, पंखा चला लेना चाहिए। इंस्टेंट नहीं करते कुछ आप। तो ये जो रिफाइनमेंट थॉट का बोल रहे हैं गौतम बुद्ध, वो तुरंत नहीं बोल रहे हैं कि आज मैंने बोल दिया अब कल से शुरू कर दो ये काम। बोल रहे हैं अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा, चेंज करना होगा। और इसलिए चेंज मत करो क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यही सही है। मैंने बोल दिया यार देखो, अगर प्रिंट करना है, कंप्यूटर चलाना है, मेल करना है तो सीखो। कंप्यूटर जो पहली बार चलाएगा तो उसको ढेर सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी ना, एक आध बटन का खेल तो है नहीं। रिफाइनमेंट, जगलिंग मतलब जानते हैं जगलिंग क्या होता है? थॉट्स, एक सही थॉट को हटा करके बैड थॉट को हटा के सही थॉट ले आओ। थॉट का तो कुछ है ही नहीं रोल इसमें। इसमें से कोई तीसरी चीज है, जब मैं अपने थॉट्स को देखता हूं निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब हाँ, मुझे एक थॉट आया मेरे मन में कि मैं अपने बच्चे को किसी भी हालत में आज होमवर्क पूरा कराऊंगा। अब ये थॉट को, होमवर्क छोड़ो, बच्चा छोड़ो, ये थॉट क्या है? जब उसको मैं देखता हूं तो उसके ऊपर कोई और थॉट नहीं डालना है। उसको देखना मतलब कोई और थर्ड चीज है जो उसके ऊपर काम करना शुरू करती है। जब ऑब्जर्व करते हैं तो कोई तीसरी चीज है जो थॉट नहीं है, वो उस पर काम करती है। और जब वो काम करती है तो आपका थॉट कैसा हो जाएगा इस पर आपका कोई जोर नहीं है। अगर आप पहले से सोच रहे नहीं मेरा थॉट ये है कि मेरा बच्चा होमवर्क करे, आज करे, अच्छा ये तो खराब थॉट है। सही थॉट क्या है? सही थॉट ये है कि मेरा बच्चा जब मर्जी हो तब होमवर्क करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी थॉट डेंजरस है। सारे थॉट डेंजरस हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज सही है वो तो कहीं और से आती है, वो थॉट में से निकल के नहीं आती। इसलिए थॉट्स की जगलिंग नहीं करना है। थॉट्स के ऊपर कोई और चीज काम कर सके, इसके लिए थॉट्स को उस चीज से अवेलेबल कराना है। लेकिन क्या वो चीज है भी हमारे पास? हमारे पास तो खाली थॉट्स ही हैं। और कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं सारे थॉट्स के बीच में से देखो, कंडीशनिंग है सारे थॉट्स। तो उनका एक थॉट हमने इकट्ठा कर लिया कृष्णमूर्ति का, और हमने उसको तवज्जो दे दी। सबसे इंपॉर्टेंट थॉट ये है कि सारे थॉट्स कंडीशनिंग है। लेकिन अभी भी हमारे लिए ये इंसाइट नहीं बना है। थॉट्स कंडीशनिंग है, ये बहुत गहरी इंसाइट है। इस इंसाइट के लिए अपने आप को अवेलेबल कराना पड़ेगा। अवेलेबल समझते हैं? अवेलेबल जैसे आप भिखारी होता है, ऐसा भिक्षा पात्र खोलकर बैठ जाता है, किसको जो देना हो दे। ऐसे ही आप जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या को, अपने ढंगों को, अपनी चाल ढाल को, अपने दोस्तों को, तब
उस ऑब्जर्वेशन के तहत आप अपने से कोई बड़ी चीज के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पीजे सहर या कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स के लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इस लायक नहीं है कि उनकी टीचिंग हमारे ऊपर काम कर सके, क्योंकि सचमुच में टीचिंग तो वैसी होती है जैसे अष्टवक्र और जनक के बीच में हुई थी। पता है क्या हुआ था? जनक बेचारे बड़े परेशान, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे दुनिया से। जनक मालूम है कौन थे ना? अरे सीता के पप्पा, राम के फादर इन लॉ। उनको सत्य ब्रह्म ये सब के बारे में जानना था। उन्होंने डिबेट कराई सत्य के बारे में, ब्रह्म के बारे में डिबेट कराई। तो कहते हैं सब बड़े बड़े पंडित लोग आए, खूब वकीलों, जैसे वकील लड़ाई करते हैं ऐसे बहस हुई। फिर फाइनली एक आदमी जीतने वाला था और एक आदमी हारने वाला था। जो हारने वाला था उसके बेटे थे अष्टवक्र। अष्टवक्र 8 साल की उम्र में ही, और जब पैदा हुए थे तभी मां के गर्भ में, पेट में थे, तभी उनको श्राप दे दिया था उनके पिताजी ने। और कहते हैं उनकी बॉडी 8 जगह से टेढ़ी थी। और फिर वो जब पैदा हुए बहुत फटाफट उन्होंने पिछले जन्म में काम कर लिया होगा अपना, अगले जन्म के लिए इसमें जल्दी आजाद हो गए। नहीं समझे आप? पिछले जन्म में जब अच्छे से उनके ढंग, सोचने का ढंग, मेडिटेशन ये सब ठीक रहा होगा तभी तो जल्दी एनलाइटन हुए होंगे, नहीं तो कहां से एनलाइटन होंगे। उसके बाद फिर अष्टवक्र को पता चला कि कोई बहुत जेन्युइन सीकर है जनक नाम का, उसके पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरी सभा में खूब ऐसा कुछ किया जो अजीब था। सारे लोग बात कर रहे थे ब्रह्म के बारे में, और अष्टवक्र ने क्या बोला? राजा, ये जो आपने चमारों को इकट्ठा कर रखा है ना, ये सब ब्राह्मण के बारे में क्या बोला? सब ब्राह्मण थे, सबको चमार बोल रहा है। तो सभा वहीं बंद कर दी गई। अगले दिन उसने एक और बात कही उन्होंने, ऐसा मैंने पढ़ा था, कहते हैं कि ये चमार क्यों बोल रहे हैं आप इनको? तो अष्टवक्र बोलते, देखिए ब्रह्म वो जो हमारे अंदर है उसको बोलते हैं ब्रह्म। लेकिन ये लोग तो मेरी चमड़ी को देखकर, क्योंकि जब वो अंदर आए थे ना हॉल में, तो उनकी पूरी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, जैसे एक अपाहिज आदमी चले, उसको देख करके हंसी आई बहुत से लोगों को। तो जब वो लोग हंस के चुप हो गए तो ये भी खूब जोर जोर से हंसे। तो राजा बोलते हैं कि वो लोग क्यों हंसे हो तो मैं जानता हूं, आपको बॉडी को देख करके, लेकिन आप क्यों हंसे? बोलते हैं कि वही, क्योंकि वो चमार है सबके सब, मेरी चमड़ी को देखकर जो हंसे वो चमार। तो ब्रह्म के बारे में कहां जानते हैं लोग? लेकिन असल बात यह थी, उसके अगले दिन जनक उनके पास गए। 8 साल का बच्चा, 8 साल मतलब श्रीश की उम्र का बच्चा, उसके पास एक 65 साल का है, 50 साल का आदमी गया होगा या 40 साल का आदमी, और उसने कहा प्लीज मुझे बताइए सत्य क्या है, ज्ञान क्या है। पूरी गीता, अष्टवक्र गीता मुश्किल से उससे भी छोटी है जो हमारी एट द फीट ऑफ मास्टर है, पतली सी किताब है 4-5 पेज की। उसमें उन्होंने बताया सत्य क्या है, उन्होंने सुना, बात खत्म। ही गॉट एनलाइटेंड। उसकी कंपैरिजन में ये तो बकवास लगती है भगवत गीता, पता नहीं कितने चैप्टर्स, कितने श्लोक। तो अभी भी हम उस सच के लायक नहीं हुए हैं। लायक मतलब ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हमको ज्ञान मिल जाए, लेकिन ज्यादातर टाइम किस चीज में जाता है हमारा? फिल्मों में, दोस्तों में, खेलने कूदने में। और अगर खेलने कूदने से थोड़ा बच जाएं तो अपने करियर को सुधारने में, पैसे रुपए कमाने में, और कोई बड़ी प्रॉब्लम को हल करने में। है हमारे लिस्ट में, शॉपिंग लिस्ट में है, सत्य भी है। लेकिन जब थोड़ा खाली टाइम रहेंगे, जब थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तब शॉपिंग करेंगे सत्य की भी। ऐसी कहानी हमारी है। तो अवेलेबल कराने का मतलब यही, सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट, डिस्कसिंग अबाउट इट। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑर्गन ऑफ थॉट इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। जो हमारे विचार हैं वो सेंटर है, आंख नाक कान सबका, बॉस हमारे थॉट्स हैं। इस तरह से थिंकिंग इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल प्रोडक्शंस। इसलिए रिफाइनिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज सुबह से लेकर शाम तक मैं हजारों थॉट्स लेता हूं, तो कम से कम उसमें से कोई 30-35 शॉर्ट थॉट तो पकड़ के आशीष शुक्ला देखो तुम कि कैसे थॉट चल रहे हैं। आज मुझे फोन आया, एक मेरे घर से एक फोन आया। मेरी माता जी बड़ी परेशान, क्योंकि एक बहू ने
बहू ने अपनी ननद के साथ लड़ाई कर ली है, खूब तांडव चल रहा है। तो फिर मैंने मम्मी कहा अच्छा और सुनो, बहू को मत बोलना कुछ, छोटी बहू को। अब फैसला होगा। फैसला मतलब अच्छे से अंजाम दिया जाए, कोर्ट में कचहरी में डाला जाए उसको। घर पे एक कोर्ट कचहरी होती है हम लोग के यहाँ, आज सब घरों में होती है। जब कोई गलती करता है तो उसको पहले एक कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसको सुनाया जाता है, उसको डांटा जाता है, उसके बाद उसको समझाया जाता है कि सुधरो। और ये सब क्यों किया जाता है? सुधरने के लिए नहीं किया जाता, क्यों उल्टी आती रहती है उस समय, गुस्सा और वो सब चीजें निकलती रहती है, उसको किसके ऊपर उल्टी करें। मैंने सुन लिया ध्यान से। फिर मैंने छोटी बहू को फोन किया, मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैंने पूछा क्या है, कैसी है बेटा? तो भैया ठीक हूँ। मैंने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। उसने कहा मम्मी ने तो बताया होगा। मैंने कहा बेटा मम्मी की छोड़ो, मैं तेरा भैया हूँ, बता क्या हुआ। तो उन्होंने सब कुछ बता तो दिया ही है। तो मैंने कहा बेटा जब एक्सीडेंट होता है तो 10 लोग बोलते हैं अपनी अपनी बातें, कोई बोलता है उसकी गलती, कोई बोलता है उसकी गलती, तो तुम बताओ हुआ क्या। उसने मुझे बताया थोड़ा बहुत। अच्छा एक चीज और, मेरी माताजी ने क्या कहा था, फोन मत करना छोटी बहू को, नहीं तो केस ढीला पड़ जाएगा। जब दोनों की केस चलती है ना तो लोग केस मजबूत करते हैं अपने। केस मजबूत करते हैं मतलब जो मुजरिम है उसको प्रूव करो कि मुजरिम कैसे है, और मजबूती से प्रूव करो ताकि ही शुड बी फाउंड गिल्टी। जब गिल्टी प्रूव होगा तभी तो उसको सजा मिलेगी। ये थॉट सही थॉट है कि गलत थॉट है? अपने आप में गलत थॉट है। जब किसी को तुम गलती प्रूव करोगे, उस बेचारे को हेल्प करो ठीक होने के लिए। मैं तुम्हारे, मान लो तुमने कोई गलती की है, तुमने दीवार में इंक लगा दिया मान लो, अब मैं तुम्हारी गलती को पॉइंट करके मैं तुमको मम्मी से डटवाऊं तो क्या उससे इंक साफ हो जाएगा? मैं तुमको हेल्प करूंगा कि उसको साफ करूं और तुमको सिखाऊंगा कि कैसे वो इंक साफ होती है। फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती होगी और दोबारा जब भी तुम्हारा इंक होगा तुम फटाफट साफ कर दोगे, और शायद चांसेस ये है कि दोबारा इंक दीवार पे लगाओ ही ना। तो कौन से थॉट हैं, कैसे मालूम पड़ता है? हमारे आंख नाक कान, इनका बॉस कौन है? थॉट्स। ऑर्गन ऑफ थॉट इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेंसेस। इस तरह से थिंकिंग इज द कमांडर इन चीफ, इज द बॉस। तो अगर एक बड़ी आपके पास ताकत है, आप अपने थॉट्स के जरिए मालूम कर सकते हैं मेरे आंख नाक कान कैसे काम कर रहे हैं, मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं कि मेरे साथ काम कर रहे हैं। आमतौर पे हमारे साथ काम नहीं करते। मैं करना चाहता हूं मेडिटेशन, मेरी आंखें जा रही हैं उस, कौन सी पिक्चर रिलीज हुई आज, तो मेरे खिलाफ काम कर रही हैं मेरी सेंसेस। द 5 आउटर ऑर्गन्स ऑफ सेंस, ये 5 इंद्रियां, आर सिंपली द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ कमांडर इन चीफ। ये बेसिकली ये नौकर हैं इन थॉट्स के लिए। इट इज ऑलरेडी बीन नोटेड, हमने पहले डिस्कस किया है, ईच बीइंग इन हिमसेल्फ द डेमियर्ज ऑफ हिज वर्ल्ड। हम में से हर इंसान अपनी दुनिया का ब्रह्मा है। खुद को बनाते हैं हम लोग रोज। He creates the same again and again in the production of his corporeal organism through which alone we enter into our world and experience it. ये ऐसा कभी नहीं होने वाला, पता है? ये जो बताते हैं एलियंस आ गए, इस दुनिया में आने का केवल एक और एक ही जरिया है, फिजिकल बॉडी लो, चाहे बैक्टीरिया बनो, चाहे कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, आदमी बनो, बट बोलते हैं आप एक फिजिकल बॉडी लेंगे तभी इस दुनिया में आ सकते हैं। कॉर्पोरल बॉडी चाहिए आपको। Thus, we will now be fully intelligible to us in all its aspects. एक बार फिजिकल वर्ल्ड में आप आ गए बॉडी लेकर, तब आप अपने बारे में ढेर सारी चीजें जान सकते हो, इंटेलिजिबल हो जाते हो। This will now be fully intelligible. We are such, क्या सेंटेंस लिखा है यार, मजेदार। We are such professional demiurges. हम इतने प्रोफेशनल जानते हैं। प्रोफेशनल मतलब, प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल रूथलेस। प्रोफेशनल मतलब ब्लाइंड। हम इतने कुशल, प्रोफेशनल मतलब कुशल होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा, मरीज देखेगा खटाखट, हाँ अब अगला अब अगला अब अगला, उसके बाद साइन नहीं किसी और काम के लिए। मिस्त्री काम करता है, मिस्त्री प्रोफेशनल। हम इतने कुशल प्रोफेशनल डेमियर्ज हैं, ब्रह्मा हैं, दैट वी नेवर रेस्ट फ्रॉम दिस क्रिएटिव एक्टिविटी। हम कभी आराम करते ही नहीं अपने इस एक्टिविटी से। हम बस बनाते रहते हैं अपने दिमाग में, अपने आप को बनाते रहते हैं, अपने आप को बनाते रहते हैं 24 घंटे।
रुकते नहीं कभी. No sooner have we created a new world by our birth than we immediately begin to suggest our world constructor, our thinking will of life, the plan for our next world. जैसे हम पैदा हुए, दुनिया बना ली, ओहो, इस दुनिया में ये कमी थी, ये ठीक करना चाहिए. फिर अब अगली लाइफ या अगला दिन उसको ठीक करने के चक्कर में रह जाते हैं, थॉट्स में ही. अरे मेरे पास कम पैसा, उनके पास ज्यादा पैसा, मेरा बेटा वैसी नौकरी करेगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं ऐसी बीवी के साथ शादी करूंगा, मैं ये करूंगा. थॉट्स में ही अपने आप को बनाना शुरू करते हैं. जैसे दुनिया में आए, बॉडी बनाई, दुनिया को समझने की कोशिश करें, तुरंत और नया दुनिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं. द प्लान फॉर आवर नेक्स्ट वर्ल्ड, वी डू दिस इन आवर प्रेजेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ माइंड. और हम करते कैसे हैं? सब कुछ दिमाग में करते हैं हम. माइंड इन द सेंस ऑफ दैट थिंकिंग इम्ब्यूड विथ थर्स्ट. और किस माइंड की बात कर रहे हैं? किस माइंड से हम दुनिया बनाते हैं? उस माइंड से जो इम्ब्यूड है, IMBUED, विथ थर्स्ट. इम्ब्यूड का मतलब जानते हैं? सना हुआ, घुला हुआ. ऐसा माइंड जो थर्स्ट से, प्यास से परेशान है. एक ऐसा आटा जिसमें जहर भरा हुआ है, उसी जहर से हम सेहत बनाने की कोशिश करते हैं. एक पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सुनिएगा. इसमें अंग्रेजी का बड़ा नया प्रयोग हुआ है. सीजर जानते हैं आप? सीजर क्या होता है? झटके, दौरे. वो एक तो सीजर होता है कैची, सही कहा आपने, और एक होता है झटका. ऐसे दौरे पड़ते हैं लोगों को, ठीक है. दिस थर्स्ट लीड्स अस, और जो हमारी प्यास है हमको कहां ले जाती है? एट द मोमेंट ऑफ द डिसोल्यूशन, मौत के समय, ऑफ आवर प्रेजेंट बॉडी, इस बॉडी के, जब हमारी बॉडी मर जाती है तब. टू द सीजिंग ऑफ अ क्वाइट डिस्टेंट जर्म. पकड़, सीजिंग मतलब पकड़ना नहीं. पुलिस सीज करती है किसी की गाड़ी, किसी का माल सीज कर लेती है. तो ये बॉडी जब मर जाती है हमारी, तो हम एक नया जर्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सीज करने की कोशिश करते हैं. इन अ न्यू मदर्स वूम्ब, नई मां के कोख में. द सीजर इज डिटरमाइंड बाय आवर पास्ट मेंटल एक्टिविटीज. ये सीज करते हैं, और ये सीजर हमारा माइंड का ढंग कैसा है, उसी पर डिपेंड करता है कि हम ये नया जर्म, कैसा नया जर्म सीज करेंगे. सीज मतलब पकड़ना. लेकिन कैसी हालत में पकड़ते हैं? पकड़े, परेशान है, डूबे जा रहे हैं हम. डूबते आदमी को जैसा ही सहारा जो भी मिलता है उसको पकड़ लेता है. फिर क्या होता है? दिस जर्म देन फॉर्म बाय आवर प्रोडक्शन as the obedient journeyman of the constructor into the new corporeal organism in which we enter into our new world. तो इस तरह से हम झटके में परेशान, दुखी पकड़ते हैं जर्म को, और फिर दुनिया में चले आते हैं. लेकिन जो बॉडी पकड़ी है, जो बॉडी लेकर आप पैदा हो गया, जिसमें हम लोग हैं, वो है क्या? पर्सनैलिटी इज नथिंग बट अ हीप ऑफ प्रोडक्शन. इस बॉडी को ऐसा मत समझिएगा एकदम स्टेबल है, ठीक ठाक है. ऐसा समझिए जैसे कि कोई बड़ी सी फैक्ट्री चल रही है, और उस फैक्ट्री में से कचरा निकल रहा है खूब. तो जो कचरा निकल रहा है वो हम लोग हैं. यहाँ ये कचरा निकल रहा है, देखिए ये कचरा निकल रहा है, ये कचरा निकल रहा है. आंखें हैं, नाक है, सब. खाली नाक में से कचरा नहीं निकलता है, पूरी बॉडी बेसिकली कचरा ही है. हीप ऑफ प्रोडक्शन, संकरा. 3 तरह के कचरे होते हैं, 3 तरह के प्रोडक्शंस होते हैं. सबसे पहला फिजिकल बॉडी जो बनती है, ये जो डैंड्रफ होता है ना, वो स्किन होती है. स्किन खत्म होती है, फिर हम जो खाते हैं वो स्किन बनती है, फिर खत्म हो जाती है. ये केवल बदबू इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इसके अंदर में कुछ चीज है जो उसको चला रखी है. जैसे ही वो चीज हट जाती है, 1 घंटे के अंदर बॉडी बदबू करना शुरू कर देती है, सड़ना शुरू कर देती है. तो एक तो कॉर्पोरल बॉडी है, 3 तरह के होते हैं प्रोडक्शंस. दूसरा है माइंड, जिसके जरिए हम सोचते हैं. और तीसरा सेंसेस. अभी कंफ्यूज मत होइए, कुछ और बात के ऊपर हम लोग जा रहे हैं. असल में ये तो हमने बहुत बार सुना है कि कितनी तरह के प्रोडक्शंस होते हैं, पिछले बहुत बार डिस्कस किया हमने इसको. अब नई बात चालू हो रही है, एकदम नई. हमारे पास बॉडी है, माइंड है, सेंसेस भी हैं. इट इज थॉट, ऐसा सोचा जाता है, दैट द बॉडी with its brain and organs of senses does not constitute a sufficient substratum for man's mental or spiritual progress.
एंड सो अ स्पेशल सबस्ट्रेटम इज पोस्टुलेटेड फॉर देम. अब हम जैसे इंसान हैं, हम ठीक है, एक आध गौतम बुद्ध हैं, एक आध कृष्णमूर्ति हैं, हम सब वैसे नहीं हो पाते. और अभी भी हम भी स्पिरिचुअल हैं भाई, हम सब आध्यात्मिक होना चाहते हैं, हम सब अच्छे अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ये माइंड और बॉडी, इससे वो काम होता नहीं है. स्पिरिचुअल काम मतलब डीप मेडिटेशन या कोई चमत्कार. तो अब थोड़ा आलसी लोग, थोड़ा सा बेसब्र लोग क्या करते हैं, पोस्टुलेट करते हैं नई चीज. पोस्टुलेट मतलब जानते हैं, थियरी बनाते हैं, एक नया चीज बनाते हैं. एंड वी आर टोल्ड ऑफ द स्पिरिट. फिर हमको बताया जाता है, तुम्हें पता है स्पिरिट होती है दुनिया में. The spiritual substance which is said to be hidden as a special and a separate something which furnishes the substratum of these spiritual functions. Substratum मतलब होता है बुनियाद. देखिए बॉडी तो खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी. तो बुद्ध के अंदर, तो बुद्ध तो अपनी बॉडी से वो सब चीजें कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते. 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10, 15-15, 20-20 घंटे तक ध्यान कर लेते हैं. हम लोग नहीं कर पाते वो चीज. तो हम उनसे नीचे हुए? नहीं, हम लोग थियरी बनाते हैं. हम इतना नीचे भी नहीं है. उनके अंदर में वो रियलाइज हो चुके, लेकिन हमारे अंदर में भी स्पिरिट है, आत्मा है, हम सबके अंदर. ऐसा पोस्टुलेट करते हैं. अभी तो हमको पता भी नहीं है ना. आपको मालूम है आपके अंदर आत्मा है? अभी तो नहीं मालूम, थियरी है. बुद्धा ने इसको बहुत साफ साफ तरीके से समझाया. बुद्धा विद जीनियस लाइक एलुसिडेशन. मैं क्यों बोल रहा हूं बुनियाद? पता है, बुनियाद मतलब वो चीज जिसके ऊपर आप एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो. इस बॉडी का तो कोई स्पिरिचुअल रोल है ही नहीं. खाना खाती है, कचरे बनाती है, फिर रोज काम करती है, काम करके पैसे कमाती है, फिर खाना खाती है, कपड़े ओढ़ती है, फिर सो जाती है. सेक्स, खाना और कमाना, यही बॉडी का काम है. तो इसमें स्पिरिचुअल क्या है? कहां ध्यान, कहां आध्यात्मिक, ये सब क्या चीज? इसके लिए कोई बुनियाद नहीं लगती बॉडी. तो ये बोल रहे हैं बुद्धा विद जीनियस लाइक एलुसिडेशन, बहुत समझदार आदमी की तरह एक्सप्लेन, समझाया दैट ऑल द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल फंक्शंस, द फंक्शंस ऑफ द सेंसेस इन द प्रॉपर सेंस एज वेल एज दोज ऑफ द माइंड एंड द रीजंस आर सिंपली फंक्शंस ऑफ द सेंसेस इंक्लूडिंग द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ थॉट इफेक्टिंग द राइजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. बहुत खतरनाक थे बुद्धा उस टाइम पे. मना कर दिया था उन्होंने, कोई आत्मा फात्मा नहीं होती. मोदी की तरह थे, खत्म कर दिया. 500 और 1000 करोड़ खत्म. सोचिए अगर मैं आपको बोलूं आज, आप तो फिर भी ठीक है, ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं अच्छे से, मरने वाले आदमी को बोल दूं आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती है, मर जाओगे ना, फिर कभी पैदा नहीं होगे. तो कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, आज गए तो गए. वही उठ के मारना शुरू कर देगा. ऐसा गौतम बुद्ध ने किया. तो जो भी होता है बॉडी का, बस यही बॉडी है, यही फिजिकल बॉडी है, यही सेंसेस है, और कुछ नहीं है. और उन्होंने कहा द एजम्पशन ऑफ स्पिरिचुअल सब्सटेंस ऑफ अ स्पिरिट और सोल इज नो मोर देन अ हाइपोस्टासिस ऑफ द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल फंक्शंस ऑफ देमसेल्व्स. तो ये जो तुम बोलते हैं आत्मा फात्मा की बात करते हो ना, वो हाइपोस्टासिस है, तुम्हारे दिमाग का कचरा है. बोलते हैं कहां से बना? बोलते हैं इट इज द सेम टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन माइंड, ये उन्हीं लोगों ने किया है, टुवर्ड्स पर्सोनिफिकेशन, कि हम हर चीज में पर्सोनिफाई कर देते हैं. पर्सोनिफाई मतलब क्या? जैसे एक नेटिव ऑफ साउथ सी आइलैंड, कोई गांव का, कहीं जंगल, आदिवासी आदमी आए, हु सीज द मोटर कार फॉर द फर्स्ट टाइम, कार को पहली बार देखे, चालू चलता हुआ, टू सपोज दैट अ स्पिरिट विद इन द मशीन गिव्स इट लाइफ. हाँ, कार को पता है जिंदगी कहां से आती है, उसके अंदर स्पिरिट है. वो लोग, सभी लोग मानते हैं स्पिरिट मान लिया. Thus, this same process causes men, when they do not understand the inner operations of any phenomenon, to substitute for a purely natural connection not yet accessible to him an independent force he supposes exists solely for the special purpose. उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. बोलते हाँ, फिर कुछ खास चीज होगी इसके अंदर, हम नहीं जानते, लेकिन अंदाजा लगा रहे होगा. यार आदमी है यार, चल फिर रहा है, तो उसके अंदर आत्मा होगी. और गौतम बुद्ध के अंदर हुई थी, तो इनके अंदर भी होगी. अब इससे क्या होता है, क्यों करते हैं वो लोग? दिस एजम्पशन ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स, अगर लोग मान लेते हैं आत्मा फात्मा, तब क्या होता है, इस और मोर प्रिसाइजली एक्चुअल स्पिरिट, हम सब की अपनी अपनी स्पिरिट है, डिस्पोजेस ऑल द वेक्सिंग प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई.
डिप्रेशन में हो, चिंता मत करो, तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारी अगले जन्म में आत्मा तुमको फिर से पैदा करा देगी, मरने के बाद भी तुम आत्मा रहोगे, चिंता मत, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाय simplest and the most exhaustive manner, guided by Buddha. However, our investigation yields us the insight that man no more conceals spirit within himself than the woods hide dryads. बुद्धा ने फिर उनसे जब गाइड हुए तब लोगों ने समझा, उनके शिष्यों ने, कि हमारे अंदर स्पिरिट वैसे ही है जैसे ही जंगल में, वुड्स में ड्राइयाड्स होता है, DRYADS। ड्राइयाड्स का मतलब है वन देवी। वन में वन देवी होते हैं, समुद्र में समुद्र के राजा होते हैं, ऐसे तो कुछ है नहीं, तुम्हारे मन की गढ़ना है। देयर इज नथिंग मोर एट द बेस ऑफ स्पिरिचुअल नोशन, जो भी तुम स्पिरिचुअल बोल रहे हो उसकी बेस में कुछ है नहीं। एंड स्पिरिचुअल सब्सटेंस देन प्योरली सेंसुअल प्रोसेस। ऐसा बोलने से तुम्हें अपने बारे में बड़ा हाइटेंड फीलिंग होती है, झूठ मूठ की। The mysterious spirit in man reveals itself merely a simple collective term for the so-called mental or spiritual function as distinct from the corporeal ones. हम मान लेते हैं यार बॉडी है, ये सब रोजमर्रा की लाइफ काम करती है, लेकिन हमारे अंदर है कुछ स्पेशल काम के लिए। और पढ़ेंगे कल। इसको चोट करना बहुत जरूरी है, अपने बारे में जो इल्यूशन है ना हमारे अंदर में, नहीं तो एक प्यास नहीं आती है खुद को जानने की। हर चीज थॉट बन जाती है, कहीं पर भी किसी भी ज्ञानी आदमी को पढ़ा, थॉट बन जाती है, फिर टल जाती है। ठीक ठीक ठीक, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कोई ट्रूथ है, कुछ है, अवेयरनेस से मिलती है, कभी न कभी अवेयरनेस करेंगे तो मिल जाएगी, उनको मिली हमको मिल जाएगी। अभी तक फिलहाल क्या करें, फिलहाल तो हमारे अंदर है ना वो चीज, सेफ डिपॉजिट बॉक्स पे रखी है, तो कभी निकाल लेंगे। इसको तोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सेफ डिपॉजिट बॉक्स में नहीं है, कुछ नहीं है। एक्सप्लोर करो, है तो जानो, नहीं है तो जानो। हम लोगों को खुद खोज करना पड़ेगा, और कर लेंगे तो फ्रीडम है, नहीं तो 1000 के नोट चलाइए अपने।